गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था शीर्षक निर्वाचन आयोग के कुछ टॉपिकों का हमने पूर्व अध्ययन किया था कि निर्वाचन आयोग क्या है, संरचना और संगठन क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है, निर्वाचन आयोग के कार्य, चार चीजों का हमने अध्ययन किया। निर्वाचन आयोग संरचना और संगठन में हमने दो बातों का अध्ययन किया, संवैधानिक प्रावधान और बहुसदस्यीय संस्था। फिर हमने किया निर्वाचन आयोग के कार्य और भूमिका। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था। आज जो हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था। हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था या फिर निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। भारत में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भांति कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों का संपादन कर सके। इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने की दृष्टि से कुछ प्रावधान किए गए हैं संविधान के अनुच्छेद 324 या 329 में। वो क्या प्रावधान किए गए हैं? नंबर 1 आता है संवैधानिक संस्था। नंबर 1 हमारा आता है संवैधानिक संस्था। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो संविधान के अनुसार किया गया है, न कि कार्यपालिका और संसद द्वारा। अगर कार्यपालिका और संसद द्वारा नहीं किया गया है और संविधान द्वारा किया गया है तो निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है और उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहेगी। दूसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। सबसे बड़ी बात, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा। तो इसलिए इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहती है। तीसरा इनको हटाने की जो प्रकृति है, मुख्य चुनाव आयोग को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसको कार्यपालिका व्यवस्थापिका किसी द्वारा नहीं हटाया जा सकता, सिर्फ महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इस कारण इसकी मुख्य चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहती है। चौथा है मुख्य चुनाव आयोग का दर्जा है। मुख्य चुनाव आयोग का जो पद है, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होने के कारण, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर पद होने से भी इसकी जो स्वतंत्रता और निष्पक्षता है बनी रहती है। पांचवा जो स्वतंत्रता और
निष्पक्षता बने रहने का कारण ये है कि नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में कमी नहीं की जा सकती। इस कारण इसकी मुख्य चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रहती है। छठा है मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से दिए जाने के कारण संचित निधि से दिया जाता है और संचित निधि से दिए जाने के कारण निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रहती है। नेक्स्ट जो हमारा 7वां जो कार्य है वो है कि इसकी समय समय पर भारत के आवश्यक कानून द्वारा संशोधन किया जा सकता है अगर निष्पक्षता और स्वतंत्रता में कमी आती है। नेक्स्ट है हमारा जो दूसरा टॉपिक है स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बाद अगला जो टॉपिक है चुनाव सुधार। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, क्या क्या किया जाता है, ये चुनाव सुधार में आता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए चुनावों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चुनाव के महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 जो भाग है ये हमारा चुनाव से संबंधित है या निर्वाचन से संबंधित है। भारत में चुनाव पद्धति के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत में चुनाव पद्धति की क्या क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1 वयस्क मताधिकार। भारत में वयस्क मताधिकार पद्धति का अपनाया गया है। प्रत्येक जो नागरिक है जिसकी उम्र 18 वर्ष है वो देश में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यानी हालांकि 1989 से पहले जो मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष थी और 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया है। यानी 18 वर्ष का प्रत्येक नागरिक वयस्क हो जाता है और वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव कराया जाता है। दूसरा है आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन की पद्धति। आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन की पद्धति। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति अपनाई।
मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1919 में सिखों के लिए अलग मताधिकार का प्रदान किया गया। ये जो निर्वाचन था ये एक क्षेत्र विशेष तक था कि ये इस क्षेत्र में इस सांप्रदायिक लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो निर्वाचन था ये सांप्रदायिक निर्वाचन था। इस सांप्रदायिक निर्वाचन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का प्रबल विरोधी हो गया। अतः नवीन जो संविधान बनाया गया उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर शुद्ध पद्धति अपनाया गया, यानी पूरे देश की जनसंख्या का आकलन किया गया कि उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के इतने प्रतिशत जनसंख्या है, उन्हें इतने प्रतिशत स्थान देना है। ऐसा नहीं था कि ये स्थान फिक्स देना है। नवीन संविधान में इस जो सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति थी ब्रिटिश सरकार की, उसको समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया। लेकिन इसके साथ ही अनुसूचित जातियों जनजातियों को विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए लोकसभा और राज्यसभा में स्थानों का आरक्षण किया गया। मूल संविधान में 1960 तक स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था थी। इस संवैधानिक संशोधन को बढ़ाते हुए 95वें संविधान संशोधन 2009 और 2010 के अनुसार 25 जनवरी 2020 की अवधि तक 25 जनवरी 2020 तक इस आरक्षण की व्यवस्था कायम की गई है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थान आरक्षित है। इन आरक्षण व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है, लेकिन उसे चुनने का समस्त मताधिकार प्रयोग, यानी पहले जो अंग्रेजों के समय मतदान पद्धति थी उस संप्रदाय को चुनने के लिए उसके वोट मिलते थे। इसमें ऐसा नहीं है, चुने गए सभी लोग स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं, यानी संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। तीसरा है प्रादेशिक निर्वाचन, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, भारत में व्यवसायिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को नहीं अपनाया गया है, वरन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया। जो देश से पहले था कि इस व्यवसाय से इतने लोग होंगे, इस व्यवसाय से इतने लोग होंगे, उस पद्धति के स्थान पर भारत में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व स्वीकार करता है। नंबर 4 जो सबसे महत्वपूर्ण बात है निष्पक्ष निर्वाचन के लिए, गुप्त मतदान। भारत के वयस्क नागरिक गुप्त मतदान द्वारा लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्थानीय शासन संस्थाओं में गुप्त मतदान की पद्धति को अपनाया गया है। इस संबंध में 2003 ईस्वी से राज्यसभा एक अपवाद है, क्यों राज्यसभा में खुली मतदान पद्धति को अपनाया गया है। नंबर 5 है प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत में दोनों पद्धतियों को अपनाया गया है। लोकसभा और विधानसभा के लिए जो निर्वाचन की पद्धति है उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाया गया है। राज्यसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। इसमें सबसे प्रमुख संस्थाएं लोकसभा और विधानसभा है। कहा जाता है कि प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। नंबर 6 एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, इसका मतलब यह है प्रथम और द्वितीय लोकसभा चुनाव में लोकसभा और विधानसभा अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र में एकल सदस्य थे, लेकिन कुछ स्थानों में द्विसदस्य थे। दूसरे आम चुनाव में 91 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और 584 विधानसभा क्षेत्र द्विसदनीय थे। काफी बड़ी संख्या में अवैध मतों के कारण
द्विसदनीय निर्वाचन क्षेत्र में उत्पन्न स्पष्ट हो जाता था। अतः जनवरी 1961 में द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का अनुमूलन विधेयक पारित किया गया। अब सभी स्थानों में एकल सदस्यीय निर्वाचन है, एक व्यक्ति को चुनने का निर्वाचन है, एक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। नंबर 7 है साधारण बहुमत की पद्धति। साधारण बहुमत की पद्धति, साधारण बहुमत की पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। जैसे भारत का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन है, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है, और बाकी सभी चुनाव है वो साधारण बहुमत से। मान लो 100 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया तो 100 के आधे 50 हो गए, और उसमें मान लो 3 लोग खड़े हो गए तो 3 लोग चुनाव खड़े हो गए, 2 को 30, 2 को 25 है, एक को जो ज्यादा आया वो ये साधारण बहुमत पद्धति है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति वो है जिसे अनुपातिक काउंटिंग करके 50% से ज्यादा मतदान आने चाहिए। भारत के विभिन्न संस्थाओं में चुनाव में दोनों पद्धतियों को अपनाया गया है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनाव में साधारण बहुमत की पद्धति को अपनाया गया है, लेकिन राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया गया है। आगे नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग के गुण, या भारत में निर्वाचन आयोग के गुण। हम बात करते हैं गुणों। भारत में अभी तक 17 आम चुनाव हो चुके हैं। इन आम चुनावों के आधार पर हमने 8 बार सत्ता का परिवर्तन किया। मत पेटी के आधार पर सत्ता का परिवर्तन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का परिचायक है। एशिया और अफ्रीका कुछ देशों में यह बात कही जाती है कि शासक दल मत पत्रों के बड़े पैमाने पर हेराफेरी करता है, लेकिन भारत में मत पड़ने के बाद मत पत्रों में हेराफेरी नहीं होती। भारत की चुनाव पद्धति का इतना भारी गुण है कि समस्त दोषों, कुछ गंभीर दोषों के बावजूद मूल रूप से हम इसे श्रेष्ठ पद्धति कहने के लिए बाध्य हैं। इसी प्रकार फिर है इसके दोष, निर्वाचन पद्धति के दोष, अवगुण, हानियां क्या है, ये देखने वाली बात है। दोष में हम बात करते हैं तो इसमें कुछ हमें कमियां नजर आती है, कुछ हमें बातें नजर आती है कि भारतीय जनता चुनाव में आस्था कम रखती है। कालांतर में इसमें कुछ हमें जो कमियां नजर आई, कुछ दोष आए, वो ये था कि राजनीतिक दलों को प्राप्त जन समर्थन और स्थानों के अनुपात में गंभीर अंतर। राजनीतिक दलों को जो प्रतिशत मतदान मिलता है वो बहुत कम मिलता है, और मतदान प्रतिशत भी कम होता है। ये सबसे मुख्य कमी है, इसको दूर करने के प्रयास करने चाहिए। दूसरी जो कमी है, दूसरा जो दोष है, चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका। चुनाव में, भारत में जो चुनाव होते हैं उसमें करोड़ों रुपए चुनाव में लगते हैं, जिससे हमें उसमें भ्रष्टाचार की आशंका रहती है। तो इसके लिए इस जो चुनाव में जो ज्यादा पैसा लगता है, इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में कुछ सुझाव दिए गए हैं नियंत्रित करने के लिए कि उनकी आय व्यय की जांच होनी चाहिए, संसद और राज्यसभा के चुनाव एक साथ चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए, चुनाव खर्च का भार पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकार को खर्च करना चाहिए। 3 चीजों से चुनावों में बढ़ी हुई धनराशि को हम रोक सकते हैं। फिर चुनाव में क्या है, बाहुबल और हिंसा का प्रयोग हो जाता है, मतपत्रों पर कब्जा हो जाता है, जाली मतदान हो जाता है। इन चीजों को दूर करने के लिए, इन चीजों को प्रयत्न करने के लिए सरकार ने कुछ सुझाव दिए। अर्धसैनिक बल तैनात किए जाते हैं, फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा वोटिंग की जाती है, या अहमियत के तौर पर चुनाव के 1 या 2 समस्त क्षेत्रों में आग्नेय शस्त्रों या हथियारों को ले जाने पर प्रतिबंध, सरकार की बिक्री, शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस प्रकार इस बाहुबल को रोकने के प्रयास किए जाते हैं। नंबर 4 है
चुनाव में अपराधी तत्वों की उम्मीदवारी या प्रिंट राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए भी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था की कि चुनाव में सभी व्यक्तियों का नामांकन पत्र भरते समय उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, वित्तीय दायित्व, शैक्षणिक योग्यता, समस्त जानकारियां शपथ पत्र में देनी होगी ताकि आपराधिक भूमि न रहे। 5वां है निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी संख्या। चुनाव में एक समस्या निर्दलीय उम्मीदवारों की भी रहती है। ये चुनाव की व्यवस्था में कठिनाई पैदा करती है, चुनाव दृश्य में धुंधला भी बना देती है और इस मखौल टाइप चुनाव हो जाता है। इससे वो अपने निर्दलीय चुनाव छटने के लिए धनराशि प्राप्त करने की आशा रखते हैं। इस प्रकार इन जो निर्दलीयों की संख्या को कम करने के लिए 1996 में जो जमानत की राशि थी उसमें 10 गुना वृद्धि की ताकि निर्दलीयों की संख्या कम हो सके। नंबर 6, चुनाव याचिकाओं का निर्णय में अत्यंत अविलंब। चुनाव के समय जो याचिकाएं लगाई जाती है, भ्रष्टाचार की लगाई जाती है, हेराफेरी की लगाई जाती है, उनमें जो याचिकाएं लग जाती है उनके निर्णय विलंब से आती हैं। कई बार चुनाव जो व्यक्ति जीतता है उसके खिलाफ याचिका लगती है, उसको चुनाव वो एक कार्यकाल पूरा कर लेता है तब उसके निर्णय आते हैं, तो उसको शीघ्रता से चुनाव आयोग द्वारा दूर करने की प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार चुनाव आयोग के दोष और कमियों को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। तो हमें आज इतना ही करना है। हम बात कर रहे थे निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था। स्वतंत्र संस्था क्यों? एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयोग और अन्य आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इनको महाभियोग से हटाया जा सकता है और इनका दर्जा है, इनका पद का दर्जा है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। नियुक्ति के बाद सेवा तत्वों में कोई कमी नहीं होती। मुख्य वेतन भारत की संस्कृति से दिया जाता है। चुनाव सुधार के लिए क्या होना चाहिए? वैश्विक मताधिकार, आरक्षित स्थानों से निर्वाचन पद्धति, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसा हम जानते हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो प्रत्यक्ष होते हैं, बाकी अप्रत्यक्ष होते हैं। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, सत्ताधारी बहुमत पद्धति, साधारण बहुमत पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, गुण और दोष। इस प्रकार आज हमने इतना अध्ययन किया, बाकी कल करेंगे। इस कोरोना काल में 2 गज की दूरी का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, बचाव ही उपाय है। थैंक यू, धन्यवाद।